चलिए तो आज शुरू करते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास। यहाँ देखिए डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट आज पढ़ेंगे और इसको डीपीटी कहते हैं। इसी को ही सक्शन प्रेशर या एसपी या सक्शन प्रेशर कहते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जितना ज़्यादा होता है सक्शन प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मतलब वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए जो पावर जो है वो बढ़ जाती है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इसमें सक्शन प्रेशर ज़्यादा होगा। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि इंक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर में इंक्रीज कब होता है, वाटर के डिफ्यूजन प्रेशर में इंक्रीज कब होता है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट, जब उसमें सॉल्यूट को मिलाया जाता है। सॉल्यूट में वाटर में सॉल्यूट को मिलाने पर उसके डिफ्यूजन प्रेशर में डिक्रीज में देखा जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज डिक्रीज हो जाता है, यहाँ इसे हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाता है। सॉल्यूट बढ़ाने पर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहाँ पर हाई होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वहाँ हाई होगा जहाँ पर ज्यादा सॉल्यूट होंगे। सही है, सॉल्यूट जहां पर ज्यादा होंगे वहां डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज्यादा होगा, और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जहां ज्यादा होगा वहीं पर सक्शन प्रेशर ज्यादा होगा। सक्शन प्रेशर ज्यादा होगा इसका मतलब वाटर को वो एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, उस अपने अंदर लेगा, वाटर को लेगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देख लेते हैं वाटर का मूवमेंट जाता किधर से किधर को, हाई सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ जाता है, लो सॉल्वेंट की तरफ। मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, और दूसरे सॉल्वेंट में वाटर कम है, तो हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। जहां पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है इस सॉल्यूशन में, वहां से कम सॉल्यूशन वाले की तरफ वाटर मूव करता है। हाई वाटर पोटेंशियल जहाँ होता है वहां से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। हाई कंसंट्रेशन वाटर का जहाँ होता है वहां से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और उसका उल्टा डीपीटी में देखेंगे कि लो डीपीटी से हाई डीपीटी की तरफ वाटर मूव करता है। लो डीपीटी मतलब जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है वो, वहां से हाई डीपीटी जहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है। या हम कह सकते हैं सक्शन प्रेशर जहाँ पर कम होता है वहां से सक्शन प्रेशर ज्यादा होता है, उस साइड में वाटर मूव करता है। अब प्योर वाटर जो होता है इसका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है। डिफ्यूजन प्रेशर इसका मैक्सिमम होता है, अधिक से अधिक ये डिफ्यूज कर सकता है किसी भी दूसरे सॉल्यूशन में। अगर ए और बी दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में एक 100 मॉलिक्यूल्स में से 99 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और 1 जो सोडियम आयन है, और दूसरे में 2 सोडियम आयन है, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 98 वाटर होंगे टोटल 100 में से। अब इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा किसमें कम किसमें, ए में सॉल्यूट की मात्रा कम है और बी में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है। जहां सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर में कमी बढ़ जाती है। डिफ्यूजर प्रेशर में कमी बढ़ जाती है, तो यहाँ डीपीटी का हाई डीपीटी होगा और ए में डीपीटी कम होगा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट कम है तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कम होगा, सक्शन प्रेशर कम होगा। बी में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज्यादा होगा, सक्शन प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब सक्शन प्रेशर ज्यादा होगा तो ए से बी की तरफ वाटर मूव करेगा, या हम कह सकते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में ज्यादा होगा, इसलिए लो डीपीटी से हाई डीपीटी की तरफ वाटर मूव करेगा। तो यहाँ पर वाटर मूव करेगा बी से, सॉरी ए से बी की ओर करेगा। और वैसे भी यहाँ पर देखा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ज्यादा है और बी में वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल से मतलब हाई वाटर पोटेंशियल हाई कंसंट्रेशन से लो वाटर मॉलिक्यूल्स लो वाटर पोटेंशियल या फिर लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है, ए से बी की तरफ यहाँ पर मूव करेगा वाटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं इसका एक आध, और क्वेश्चन लगा कर हम देखेंगे कि इसमें देखिए अब दो क्वेश्चन मिल गए आपको। ए सेल ए है जिसमें डीपीटी 6 एटमॉस्फियर, दूसरा बी है, ये सेल बी है जिसमें एटमॉस्फेयर डीपीटी 3 एटमॉस्फियर है। तो इसमें वाटर का मूवमेंट कहाँ से किधर की तरफ होगा, तो इसमें वाटर का मूवमेंट किधर से किधर को होगा, बी से ए की तरफ होगा। क्यों होगा वाटर से, क्योंकि ए में जो डीपीटी है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट 6 एटमॉस्फियर है, इसमें ज्यादा है, और डीपीटी यहाँ पर कम है। तो कम डीपीटी से लो डीपीटी से हाई डीपीटी की तरफ होता है। क्या लिखा था, लो डीपीटी, लो डीपीटी से हाई डीपीटी की तरफ, हाई डीपीटी
की तरफ वाटर मूव होता है, क्योंकि लो डीपीटी में सॉल्यूट कम होता है, सॉल्यूट कम होता है, और हाई डीपीटी में सॉल्यूट ज्यादा होता है। सॉल्यूट जहां ज्यादा होगा वहां पर वाटर कम होगा, वहां वाटर पोटेंशियल वहां का कम होगा, वाटर पोटेंशियल वहां का कम होगा, और यहाँ का सॉल्यूट कम है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ, या हम कह सकते हैं कि लो डीपीटी से हाई डीपीटी की तरफ वाटर मूव करता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर 10 - 10 बार है, और टर्गर प्रेशर +3 बार है, और यहाँ पर बी में -15 बार और टर्गर प्रेशर +15 10 बार दिया हुआ है। तो इसमें पहले डीपीटी निकाल लेंगे। ये डीपीटी यहाँ पर क्या होगा, डीपीटी जो होगा ओपी माइनस टीपी होता है। -10 ओपी है और टीपी का मान +3 है, तो +3 यहाँ पर माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -13 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -13 बार हो जाएगा। दूसरे में जो देख लिया -15 और -10, इन दोनों को मिलाकर -25 बार हो जाएगा। तो ज्यादा कौन सा है, ये है, और ये कम है। माइनस में जो संख्या होती हैं वो अ, उल्टा हो जाता है, कि -13 ज्यादा होता है और -25 कम होता है। ठीक है, तो ज्यादा डीपीडी कहाँ पर है, -13, और कम डीपीडी कहाँ पर है, -25। और सॉल्यूट की किधर को जाता है, कम से ज्यादा डीपीडी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर ये लो डीपीडी है, यहाँ पर कितना है, लो डीपीडी है, और यहाँ पर -13 हाई डीपीडी है। तो लो डीपीडी से हाई डीपीडी बी से लेकर ए की ओर वाटर मूव करेगा। ऐसे ही हमने जब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया था तब भी बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पर कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पर कम होता है वहां से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर मूव करता है। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, यहाँ वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है इस तरफ भी। चलो खैर, डीपीडी के बाद क्वेश्चन है, तो डीपीडी के इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। अब अगला देख लेते हैं, टॉनिसिटी। टॉनिसिटी में देख लेते हैं कि टॉनिक का मतलब होता है सॉल्यूट, टॉनिक का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट। ठीक है, तो हाइपर टॉनिसिटी, हाइपर टॉनिसिटी, या फिर हम इसे कह सकते हैं हाइपर हाइपोटोनिसिटी, हाइपरटोनिसिटी और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिसिटी टॉनिक सॉल्यूशन किसे कहती है, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, वाटर ज्यादा होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जिसमें वाटर कम होता है, सॉल्यूट ज्यादा होता है। और आइसोटोनिक में वाटर और सॉल्यूशन दोनों ही समान होते हैं। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है, इसमें वाटर जो एनिमल सेल डालते हैं एक बार, और एक बार हम इसमें प्लांट सेल डालते हैं। एनिमल सेल डालेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जिसमें वाटर सॉल्यूट कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा है, और सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा। तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इसमें सॉल्यूट कम है, तो सॉल्यूट कम किसके मुकाबले, जो सेल इसमें पड़ी हुई है उस सेल के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट इसमें यहाँ पर कम है। तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर को तरफ होगा, यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा है इन रेस्पेक्ट टू द सेल, सेल के रेस्पेक्ट ज्यादा है, तो यहाँ पर जो वाटर है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल के भीतर जाएगा, एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी, और सेल स्वेल कर जाएगा। सेल कैसे जाएगा, फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, और इस सेल के स्वेल करने को ही हम टर्जिट सेल कहते हैं। जो स्वेल्ड सेल है, फूली हुई सेल है, उसको हम टर्जिट सेल कहते हैं। इन प्लांट में सेल में अगर सेल टर्जिट होती है, प्लांट सेल में भी सेल टर्जिट होगी, सेल फूल जाएगी और सेल टर्जिट होगी, लेकिन ये बस्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसमें सेल वाल पाई जाती है। प्लांट सेल में सेल वाल पाई जाती है, और सेल वाल पाई जाने के कारण ही वहां को बस्ट नहीं होगी कभी भी। लेकिन एनिमल सेल क्या है, इसमें ये टर्जुट सेल हो जाएगी, टर्जुट हो जाएगी, और ज्यादा अगर पानी इसके अंदर जाता है तो ये एक समय पश्चात ये बस्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके पास सेल वाल नहीं है। ठीक है, अब आप देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता, वाटर का कोई नेट मूवमेंट नहीं होता। वाटर का मूवमेंट तो होता है, लेकिन नेट मूवमेंट कुछ नहीं होता। जितना वाटर सेल के भीतर जाएगा उतना ही वाटर सेल के बाहर आ जाएगा, तो नेट मूवमेंट जीरो होता है। तो सेल इसमें क्या कहलाती है, फ्लैसिड। ऐसे में हम सेल को फ्लैसिड सेल कहते हैं, ऐसे में हम इसको फ्लैसिड सेल कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यदि हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को रखते हैं, तब क्या होता है कि एनिमल सेल जो है, इसमें
एनिमल सेल जो है इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तब क्या होगा कि इसमें सॉल्यूट एनिमल सेल में कम होगा और सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो वाटर किधर से किधर को जाएगा, सेल से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, सेल के बाहर जाएगा, एक्सोस्मोसिस की क्रिया होगी, एक्सोस्मोसिस की क्रिया होगी, सेल श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है। जबकि प्लांट सेल में क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस की क्रिया यहाँ पर भी होती है, लेकिन फर्स्ट केस ऐसा होगा कि वाटर मूव्स फ्रॉम आउट फ्रॉम द साइटोसोल। सबसे पहले क्या होगा कि साइटोसोल से वाटर बाहर, सेल के बाहर चला जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगी और प्रोटोप्लाज्म श्रिंक। और दूसरी पहला तो ये होगा, फर्स्ट केस में ऐसा होगा। और सेकंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में क्या होगा कि वाटर मूव, तो उसके बाद क्या होगा, वाटर जब साइटोप्लाज्म में से निकल के बाहर चला जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा, तब वाटर वैक्यूल में से निकलकर बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। बट और इसको ही हम, जब वाटर वैक्यूल में से भी निकल कर बाहर चले जाए, सेल के बाहर चला जाएगा, तब प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। उस समय प्रोटोप्लास्ट श्रिंक कर जाएगा और सेल अवे फ्रॉम द सेल वाल से दूर की तरफ, वाटर सेल वाल से दूर की तरफ, मतलब एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा, और इसी को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये सेल है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाएगा, कहीं एक कोने में, एक साइड में। अ, ठीक है, ये एक साइड में कहीं पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, सब जगह से हटकर प्रोटोप्लास्ट एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। प्लांट सेल जो है प्लाज्मोलाइसिस शो करती है, और ये प्लाज्मोलाइसिस रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्लाज्मोलाइसिस कहती है रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर प्लाज्मोलाइसिस हो रही है तो प्लाज्मोलाइट सेल बनेगी, और इसको अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कर देंगे तो ये नॉर्मल शेप मिलेगी, इसको हम डीप्लाज्मोलाइज सेल कहेंगे। अब हम इसको क्या कहेंगे, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट वास्कुलर या ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं उससे वाटर का जो लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के रूप में वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब ट्रांसपिरेशन कितने प्रकार का है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है जो स्टोमेटा के माध्यम से होता है, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन है जो क्यूटिकल के माध्यम से होता है, और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है जो लेंटिकल के माध्यम से होता है। स्टोमेटा से 85% 85% ट्रांसपोर्ट होता है, और मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्टेशन स्टोमेटा के द्वारा ही होता है 85%। लैंड क्यूटिकुलर ट्रांसपोर्ट क्यूटिकल के माध्यम से होता है, और लैंटिकुलर ट्रांसपोर्टेशन लेंटिकल्स के माध्यम से होता है। ये लेंटिकल्स मेन फंक्शन गैसियस एक्सचेंज का होता है, मेन फंक्शन गैसियस एक्सचेंज का होता है, केवल 1% ही लेंटिकुलर ट्रांसपोर्टेशन केवल 1% ही होता है। ठीक है। और ये सेकेंडरी फंक्शन इसका होता है ट्रांसपिरेशन, सेकेंडरी फंक्शन ट्रांसपिरेशन होता है, प्राइमरी फंक्शन इसका गैस में एक्सचेंज करने का होता है, गैसेस एक्सचेंज करने का होता है। तो गैस में एक्सचेंज करने के लिए बना है, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन इसका ट्रांसपिरेशन भी होता है, तो 1% ही ट्रांसपिरेशन इसमें लेंटिकल के माध्यम से होता है। अब यहाँ देखिए स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटा कैसा बना होता है, इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। स्टोमेटल एपरेटस, मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मस सेल, एपिडर्मस सेल का ये मॉडिफिकेशन होता है। याद रखना ये एपिडर्मस सेल का ही मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए एपिडर्मस जो होती है वहीं पर ये पाया जाता है। इसमें सब तीन चीजें होती हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, सब्सिडरी सेल्स होते हैं, और स्टोमेटल कोर होता है।
गार्ड सेल्स जो होते हैं ये डाइकॉट में किडनी शेप होता है, रेनिकॉट जिसे हम कहते हैं। मोनोकॉट में डम्बेल शेप होता है या बारबेल शेप होता है। देखिए ये डाइकॉट का बना है और ये मोनोकॉट का बना है। डाइकॉट में क्या होता है कि ये डम्बेल आकार का होता है। कैसा होता है? डम्बेल आकार का, इस तरह का। ये सॉरी, किडनी के आकार का। ये किडनी के आकार का ऐसा होता है रेनिफॉर्म। किडनी के आकार का होता है। ये इस तरीके के दो बनी होती है ये। और ये दोनों आपस में बीच में यहाँ पे स्टोमेटल पोर होता है। और इसके बाहर की तरफ जो सब व्हाइट कलर से दिखाया गया है ये गार्ड्स वो ये सब्सिडरी सेल्स होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। गार्ड सेल्स होती हैं ये किडनी के शेप होती है, रेनिफॉर्म में होती हैं डाइकॉट में। अब मोनोकॉट में यही गार्ड सेल्स डम्बेल आकार की होती हैं। बाहर की तरफ सब्सिडरी सेल्स होती हैं और बीच में स्टोमेटल पोर उसमें पाया जाता है। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर हो जाता है डाइकोट मोनोकोट का स्टोमेटल। अब हम देखेंगे कि नोट करना है, क्या बात करें, वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स इनर साइड। गार्ड सेल की जो वॉल है वो अंदर वाली साइड में तो थिकर होती है, देन द आउटर साइड के मुकाबले इनर साइड में थिकर होती है, मोटी होती है। गार्ड सेल्स कंटेन रेडियली अरेंज्ड सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स। तो गार्ड सेल्स में क्या होता है कि रेडियली अरेंज होता है। रेडियली अरेंज्ड सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स होते हैं, हेल्प इन द ओपनिंग जो है एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा की ओपनिंग में और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि ये है, अब यहाँ पर जो है ये बहुत मोटी होती है, इनर साइड मोटी होती है और बाहर की अब पतली होती है। इनर साइड कम पतली होती है और इनर साइड मोटी होती है, आउटर साइड पतली होती है। अब इनर साइड मोटी होने के कारण क्या है, और दोनों के बीच में क्या होता है, सेलुलर माइक्रोफाइबर। सेलुलोज सेलुलर सेलुलोज की बनी हुई माइक्रोफाइबर्स होती हैं। जब ये फूलता है, स्वेल करता है, गार्ड सेल में वाटर भरता है, तब क्या होता है कि जो पतली लेयर ये तेजी से फैलती है, मोटी लेयर हल्की कम फैलती है। जब ये तेजी से फैलती है तो ये माइक्रोफाइबर्स को बाहर की तरफ खींचती है और ये जो इनर वाल है ये भी माइक्रो बाहर की तरफ खींचता है और बीच में जो है पोर निर्मित हो जाता है, पोर बन जाता है। और ऐसे ही इसका अपोजिट होता है, तब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। एपरेटस जो है वो पोटोमीटर कहलाता है, जिससे मीजर ऑफ द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की रेट को मीजर करने के लिए, ट्रांसपिरेशन के रेट को मीजर करने के लिए पोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसे स्टोमेटल पोर को मीजर करने के लिए किसी लीफ में कितने स्टोमेटल पोर हैं, तो स्टोमेटल पोर को मीजर करने के लिए पोरोमीटर होता है। पोर से पोरोमीटर, पोर को स्टोमेटल पोर है तो पोर से पोरोमीटर हो गया। ठीक है। और ट्रांसपायरेशन है तो ट्रांसफर टी आ रहा है तो पोटोमीटर में टी आ रहा है, पोटोमीटर होता है। ट्रांस कर्टिस नामक साइंटिस्ट ने बताया था ट्रांसपिरेशन इज द नेसेसरी इविल। ट्रांसपिरेशन क्या है, एक नेसेसरी इविल, नेसेसरी में आवश्यक भी है और इविल बुराई भी है। ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी आवश्यक बुराई है। स्टीवर्ट ने बताया था कि ट्रांसपिरेशन इज द अनअवॉइडेबल इविल, ऐसी बुराई है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल इविल। तो ये याद रखना है, अनअवॉइडेबल इविल आता है तो ये स्टीवर्ट ने बताया है, और यदि नेसेसरी इविल आता है तब ये कर्टिस ने बताया है। एंटी ट्रांसपिरेशन, एंटी ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एंटी ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं, जो ट्रांसपिरेशन को रोक देते हैं। जैसे पीएमपी, पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देता है। स्टोमेटल क्लोजिंग, एबीए, एबीए क्या काम करता है, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल की क्लोजिंग कर देता है। और एस्पिरिन है, सैलिसिलिक एसिड है। तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन और एब्सिसिक एसिड, ये सब क्या काम करते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को कम कर देते हैं। C3 C4 सी कैम, ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा C3 में होता है, C4 में उससे कम होता है और कैम में सबसे कम ट्रांसपिरेशन होता है, क्योंकि ये जीरोफिटिक है, ये मरुस्थल में पाए जाते हैं।
ट्रांसपिरेशन रेशियो टी आर, लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलता है? टी आर ट्रांसपिरेशन रेशियो लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहे हैं बटे नंबर ऑफ द पर CO2 फिक्स्ड, इस वाटर इतने वाटर मॉलिक्यूल में कितने CO2 को हमें फिक्स कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ पर CO2 फिक्स्ड। तो C3 प्लांट में क्या 500 मॉलिक्यूल लॉस होता है एक वाटर मॉलिक्यूल के, C4 प्लांट में 250 मॉलिक्यूल वाटर के लॉस होते हैं एक CO2 प्लांट में, और कैम प्लांट में 50 मॉलिक्यूल लॉस होते हैं CO2 प्लांट में। अब एक CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए ज्यादा वाटर सबसे ज्यादा C3 प्लांट में लगता है, इसलिए इसमें ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा होता है। C4 प्लांट में ट्रांसपिरेशन कम होता है, और सी और कैम प्लांट में ट्रांसपिरेशन सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कम यूज होते हैं एक वाटर को एक CO2 को फिक्स करने के लिए। स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग कैसी होती है? स्टोमेटा ओपनिंग कैसी होती है? क्लोजिंग। तो गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस में अब देखेंगे, गार्ड सेल जो में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यहाँ फोटोसिंथेसिस होगी, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसको जिया इसके अंदर जियाजेंथिन क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कौन का नाम क्या होता है? जियाजेंथिन। जियाजेंथिन होता है यहाँ पर, दिन के समय में ब्लू लाइट आती है, जियाजेंथिन इसको लेती है, और यहाँ पर वाटर भोजन बनता है तो यहाँ पर क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल घट जाता है, कम हो जाता है। वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है तब सब्सिडरी सेल से वाटर गार्ड सेल में जाने लगता है दिन के समय, और यहाँ इसको गार्ड सेल फूलने लगती है और स्टोमेटा ओपनिंग हो जाती है। देखो दिन के समय क्या होता है, गार्ड सेल्स में लाइट पड़ती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, फॉर्मेशन ऑफ द फूड इन द गार्ड सेल में फूड की फॉर्मेशन होती है। गार्ड सेल का फूड बनने से वाटर पोटेंशियल इसका लो हो जाता है। एंडोसोम्स की क्रिया होती है गार्ड सेल के अंदर, सब्सिडी सेल से वाटर गार्ड सेल में आता है, और गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाती है, स्वेल कर जाती है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये होगा गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस द्वारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब देखते हैं पोटेशियम मैलेट, सॉरी, इसको सबसे इन्होंने दिया था लेविट ने, इसको दिया था लेविट ने, सबसे पहले दिया था। यहाँ पर क्या गार्ड सेल के अंदर जब लाइट आती है, ड्यूरिंग डे लाइट आती है, उस वक्त क्या होता है, CO2 इसके अंदर आता है गार्ड सेल के अंदर, और CO2 PEP के साथ, फास्फो इनोल पायरुवेट के साथ क्रिया करके, जो फास्फो इनोल पायरुवेट है 3 कार्बन का बना होता है, ये इससे क्या क्रिया करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेता है, जो 4 कार्बन वाला होता है। 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेता है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में बदल जाता है, 4 कार्बन वाले मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। मैलिक एसिड में से H आयन अलग हो जाता है, मैलिट आयन अलग हो जाता है। H आयन जो है ये बाहर बाहर चला जाता है, गार्ड सेल से बाहर चला जाता है सब्सिडी सेल में, और वहां से पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ जाता है। वाटर H आयन बाहर चले जाता है, और इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ जाता है। पोटेशियम आयन मैलिट आयन के साथ क्रिया करके पोटेशियम मैलिट बना लेता है। पोटेशियम मैलिट बनाने से ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाता है, और ऑस्मोटिकली एक्टिव होने क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाता है। पोटेशियम मैलिट बनने से यहाँ पर वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाता है। वाटर पोटेंशियल कम होने की वजह से सब्सिडी सेल से वाटर गार्ड सेल्स के अंदर आने लगता है। तो स्टोमेटल ओपनिंग कब होती है? पोटेशियम आयन के अंदर आने से स्टोमेटल ओपनिंग होती है, और स्टोमेटल क्लोजिंग कैसे होती है? पोटेशियम आयन जब बाहर जाता है। रात के समय क्या होता है, यही पोटेशियम आयन बाहर चला जाता है, और H आयन अंदर की तरफ जाता है। मैलिट आयन H आयन से मैलिक एसिड बनाता है, ऑक्जेलिक एसिड और PPEP बना लेता है। तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, वाटर पोटेंशियल सॉरी ज्यादा हो जाता है, और वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है रात में, तो ये वाटर सब्सिडी सेल में आ जाता है। तो इसमें क्या है, ओपनिंग जो है वो पोटेशियम आयन के अंदर आने से ओपनिंग होती है, पोटेशियम आयन के बाहर जाने से क्लोजिंग होती है। इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग साइटोकाइनेन से भी होती है, साइटोकाइनेन भी ओपनिंग में हेल्प करता है, और क्लोजिंग में एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड इंस्ट्रूमेंटल क्लोजिंग में हेल्प करता है, और साइटोकाइनेन हार्मोन है जो इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये याद करने वाले हार्मोन के दोनों के नाम याद करने हैं। साइटोकाइनिन ओपनिंग कराता है, और एब्सिसिक एसिड क्लोजिंग कराता है।
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉइल, सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है बाय रूट हेयर, रूट हेयर के माध्यम से। रूट हेयर से जब वाटर एब्जॉर्ब कर जाता है तब एक्सटेंशन ऑफ द वाटर, एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मिस, रूट की एपिडर्मिस में एक्सटेंशन हो जाता है, बढ़ जाती है वो, एक्सटेंशन हो जाता है। और ऑलवेज यूनिसेलुलर, और रूट हेयर जो होती है वो हमेशा यूनिसेलुलर होती है, ये याद रखना है कि स्टेम में हेयर मल्टीसेलुलर होते हैं और रूट में हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। और ये रूट हेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मिस, रूट के एपिडर्मिस का ही एक्सटेंशन होते हैं रूट हेयर, और एक यूनिसेलुलर होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, पैसिवली वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, पैसिवली वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और वाटर एब्जॉर्ब और मिनरल, और साथ ही साथ ये मिनरल का एक्टिवली, एक्टिवली मिनरल का एक्टिवली एब्जॉर्प्शन करते हैं और वाटर का पैसिवली एब्जॉर्प्शन करते हैं। और इनको, वाटर को एब्जॉर्ब करने के या मिनरल को एब्जॉर्ब करने के दो पाथवे होते हैं, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दो पाथवे होते हैं, इन दोनों को अब हम देख लेते हैं। देखिए ये है रूट, रूट हेयर, ये क्या है? रूट हेयर है। रूट हेयर, रूट हेयर है। रूट हेयर से अंदर एपिडर्मिस है, जो एपिडर्मिस का एक्सटेंशन होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरिसाइकिल, और उसके बाद इसमें जाइलम, जाइलम होता है, फिलोएम होता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर होता है रूट का। सबसे पहले जो वाटर होगा, सबसे पहले जो आयंस होंगे, आयंस जो होंगे यहाँ पर, या मिनरल्स होंगे या आयंस होंगे, तो आयंस को एक्टिवली रूट के अंदर जाते हैं। रूट के अंदर जाने के बाद क्या होता है कि वहां पर वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाता है, और वाटर पोटेंशियल डाउन होने के कारण बाहर सॉइल में जो वाटर होता है वो वाटर के रूट के अंदर आना शुरू कर देता है। ठीक है, इस प्रकार वाटर तो पैसिवली आ जाता है, और लेकिन जो आयन है ये एक्टिवली इसके अंदर जाते हैं। अब इसमें जो है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को हमें देखना है। तो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट क्या होता है? देखो वाटर के दो तरीके से अंदर जाता है। एक तो सेल टू सेल जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से सेल टू सेल जाता है, और सेल टू सेल बाया प्लाज्मोडेस्माटा, इसे हम सिम्प्लास्ट कहते हैं या सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। तो सिम्प्लास्ट पाथवे कौन सा होता है? सेल टू सेल वाटर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाता है। एपोप्लास्ट कौन सा होता है? जिसमें वाटर अधिक मात्रा में, वाटर मिनरल्स अधिक मात्रा में सेल के, सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह खाली होती है वहां से जाता है। ठीक है, इन इंटरसेलुलर स्पेस में, इंटर से क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस के माध्यम से जब सेल वाल, सेल वाल या इंटरसेलुलर स्पेस या सेल वाल के माध्यम से जब वाटर इस जाता है अंदर की तरफ, इसको हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं, इस पाथवे को हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को एंडोडर्मिस में एक चीज और देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप देखते हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होता है? सुबेराइज्ड होता है, सुबेरिन का बना हुआ होता है, वाटर को इम्परमीबल, इम्परवियस होता है, वाटर इसमें से नहीं गुजर सकता, वाटर इम्परवियस होता है। सोवेराइज्ड का बना हुआ वाटर इम्परवियस होता है कैस्पियन स्टेप, और ये कैस्पियन स्टेप में से वाटर नहीं गुजर सकता, नहीं, नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर है ये इंटरसेलुलर स्पेस से आता है या सेल वाल की तरफ से आता है, तो वह यहाँ तक कहाँ तक जाएगा? एंडोडर्मिस तक ही पहुंच पाता है, कैस्पियन स्ट्रिप से आगे जाने नहीं देता है। जबकि सेल टू सेल जो वाटर जाता है, मिनरल्स जाते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा की तरह ये सेल टू सेल आगे जाते रहते हैं, और आगे जाकर पेरिसाइकिल से होते हुए जाइलम तक पहुंचते हैं, और जाइलम से ये पौधे में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है, ये पाथवे जो है दो प्रकार का पाथवे हो गया, सिम्प्लास्ट पाथवे, एक तो हो गया सिम्प्लास्ट पाथवे, और दूसरा हो गया एपोप्लास्ट पाथवे।
सिंपलेस्ट पाथवे क्या है? लिविंग पाथवे है, क्योंकि ये लिविंग सेल के अंदर हो रहा है, सेल टू सेल हो रहा है, तो लिविंग पाथवे हो गया। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा है, और स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रोसेस है। सेल में जाता है, वहां साइक्लोसिस होती है, और फिर आगे थोड़ा बढ़ता है, फिर साइक्लोसिस होती है। इस प्रकार ये स्लो प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है पाथवे। कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है, कैस्पेरिन बैंड जो है, इनके मात्र बीच में नहीं आते हैं, इसलिए ये जाइलम तक प्रॉपर तरीके से पहुंच जाता है। कंटिन्यूअस पाथ भी होता है। एपोप्लास्ट जो है, यह नॉन लिविंग पार्ट होता है। नॉन लिविंग का मतलब होता है सेल वाल्स के थ्रू होता है, या सेल वाल टू सेल वाल होता है। ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे कहलाता है, सेल वाल टू सेल वाल होता है, इसलिए इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं। और दूसरा इंटरसेलुलर स्पेस के माध्यम, फ्री स्पेस जो होता है, जो इन दो सेल के बीच में फ्री स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, उसके माध्यम से जाता है। तो ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग पाथवे होता है। फास्ट पाथवे है क्योंकि कोई बीच में रुकावट नहीं होती, बहुत तेजी से अधिक मात्रा में वाटर इसमें से जाता है, तो ये फास्ट पाथवे होता है। डिसकंटिन्यूअस एट एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन बैंड इसको आगे जाने नहीं देते हैं, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस पाथवे होता है। नोन एज द एपोप्लास्ट ब्लॉक ड्यू टू द कैस्पेरिन बैंड, कैस्पेरिन बैंड के कारण ये ब्लॉक कर दिया जाता है, इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यूअस पाथवे कहते हैं, नॉन लिविंग पाथवे कहते हैं। और सेल टू सेल जाता है, इसलिए ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं। नॉन लिविंग पाथवे कहते हैं क्योंकि इंटर सेलुलर स्पेस द्वारा या फ्री स्पेस द्वारा ये जाता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हो गया। इसके बाद हम मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक में। ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप मेरे किसी चैनल से, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल एनएस बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपने इंस्टॉल नहीं किया हो तो ऐप को इंस्टॉल कर लें। किसी तरह की कोई प्रोसेस आपको कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करना चाहें तो कॉल कर लें। वैसे व्हाट्सएप ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉल उठाना मुश्किल हो जाता है। इसमें व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप कर दें, फिर जब समय होगा तब हम कॉल कर लेंगे, या व्हाट्सएप का मैसेज का आपको आंसर दे देंगे। सही है। एप्लीकेशन जो है ग्लोबल एनएस बायोलॉजी नाम से है। इसका जो लिंक है, एप्लीकेशन को ओपन करने का जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वहीं से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अभी प्ले स्टोर में नहीं है, इसलिए इसे वहीं से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें हमारे जो कोर्स चल रहे हैं, उस कोर्स को आप ले लीजिए। टीजीटी पीजीटी का जो पेपर आने वाला है 2022 वाला, उसका एक बना हुआ है, उसी का ये फास्ट मूवमेंट फास्ट करा रहे हैं। तेजी से हम इस कंप्लीट करा देंगे चैप्टर सारे, जिससे कि पेपर से आने से पहले पहले आपका सारा रिवाइज हो जाएगा और आप तेजी से इसको पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो ये टीजीटी पीजीटी के लिए 2022 वाला जो बैच है, उसके लिए है। ले सकते हैं, और ये जो भी पैसे हैं, और वो पैसे आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, और उसको कोर्स को आप ले लें। ठीक है, और आप अगर आगे तक पढ़ना चाहते हैं, इस पेपर को आप देना नहीं चाहते हैं, इसके बाद वाले पेपरों को आप देना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आपको गणेशा बैच है, इस बैच को आप ले सकते हैं। ये आप इसका कोर्स धीरे धीरे चल रहा है, तो ये देर में पूरा होगा, इसलिए आपको इसे आगे तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। इस पेपर इसके लिए आपको टीजीटी वाले बच्चे तो अवश्य इसी को ही ले लें। ठीक है, टीजीपीटी वाले बच्चे से को ले लें, अगर 2022 वाला पेपर आपको दे रहे हैं तब।